बहुत टाइम पहले किसी ने कहा था कि अपना टाइम आएगा, और लो आ गया। तो जब से धुरंधर रिलीज हुई है तब से धुरंधर बनाने वालों ने पैसा कमाया, धुरंधर के ऊपर रिव्यू बनाने वालों ने पैसा कमाया, धुरंधर को गाली देने वालों ने भी पैसा कमाया, और जिन्होंने गाली दी उनको गाली देने वालों ने भी पैसा कमाया। बस मैं रह गया था। तो मैंने सोचा कि मैं भी बहती गंगा में दूध बहा दूं थोड़ा। एक इंटरव्यू में आर माधवन ने ये बोला था कि जब धुरंधर रिलीज होगी ना तो वो बॉलीवुड से एक पर्टिकुलर टाइप का जो जॉनरा है उसको मिटा देगी। उस टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आया था, पर मूवी रिलीज होने के बाद पता चला कि वो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की बात कर रहे थे। धुरंधर के रिलीज होने के बाद वाईआरएफ मूवीज को लोगों ने इतना ट्रोल किया जितना ट्रोल किया जा सकता था कि देख ऐसे बनती है स्पाई मूवीज और ऐसे होते हैं स्पाइज। लेकिन इस फिल्म की जो सक्सेस है ना, इसको इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आज मैं उन मुश्किलों के बारे में बात करने वाला हूँ जो ये फिल्म झेल चुकी है, क्योंकि इस फिल्म में रिलीज होते होते लोगों के अंदर की जो हिपोक्रेसी होती है उसको भी रिलीज कर दिया। आदित्य धर को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन देखो जिसके घर पर यामी गौतम वेट कर रही हो ना, उसको इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है। तो शुरू किया जाए। देखो हिपोक्रेसी जो होती है ना, वो पीठ की तरह होती है, वो सिर्फ दूसरों की दिखाई देती है, और इस फिल्म ने बहुत सी लोगों की पीठ पर निशान छोड़े हैं। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एक ऐसा सेक्शन बिल से बाहर निकलता है जो हर फिल्म को एक तराजू में नहीं तौलता। सबसे पहले नाम आता है अनुपमा चोपड़ा का, और दूसरी है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने वाली सुचित्रा त्यागी। इन दोनों ने धुरंधर के बारे में रिव्यूज डाले जो कि देखकर ऐसा लग रहा था कि इनका कुछ पर्सनल नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरे रिव्यू में बस ये बताया जा रहा था कि फिल्म कितनी ज्यादा बुरी है। देखो ऐसी वीडियोस तुम बना सकते हो, लेकिन ये जो कैपिटल लेटर्स में रिव्यू लिखते हो ना टाइटल में, इसको लिखना बंद कर दो। इसकी जगह लिखा करो ओपिनियन। और ये वही क्रिटिक्स हैं जिन्हें पठान जैसी मूवीज काफी अच्छी लग रही थी। क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। तो इससे तो यही लग रहा था लोगों को कि इनके घरों में भी मन्नत सही आटा जाता है। और शायद यही एक रीजन था कि आदित्य धर ने लास्ट मोमेंट पर क्रिटिक्स के लिए रखी गई जो स्क्रीनिंग थी वो कैंसिल कर दी थी, क्योंकि शायद उनको पहले से ये अंदाजा था कि जो क्रिटिक्स होंगे वो इस फिल्म की कहीं ना कहीं बुराई करेंगे। और जब रणवीर सिंह ने पहले ही इतना रायता फैला दिया था तो और फैलाने की जरूरत थी नहीं। लेकिन शायद गलती इन क्रिटिक्स की है भी नहीं, क्योंकि इतने वक्त से इन लोगों को आदत पड़ चुकी है लो एफर्ट क्रिंज फेस्ट देखने की, जहां बिकनी बेब्स हो, जहां रॉ और एसआई की लव स्टोरी दिखाई जाए, ब्रोमांस दिखाया जाए, माइक्रो बिकनी पर आइटम सॉन्ग हो, हवा पानी बवंडर में फाइट सीन हो, और हाँ गंदा वीएफएक्स होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को ऐसी फिल्में ही पसंद आती हैं। पर देखो मिठाई से ज्यादा मक्खियां गोबर पर बैठती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम गोबर खाना शुरू कर दोगे। उस पर तो कैंसर की रिसर्च चल रही है। पर वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सेक्शन भी निकल के आया जिसने इस फिल्म को खुले दिल से सपोर्ट करा, जहां लोग अपना चैनल दांव पे लगाने को तैयार थे, किसी और की जगह लेने को तैयार थे। और इन लोगों का योगदान सबसे ज्यादा है इस फिल्म को सड़क से स्टार बनाने में। और फिल्म भी देखो कुछ कम नहीं है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका स्क्रीन प्ले, जो एक फिक्शनल स्टोरी को रियल लाइफ नेशनल ट्रेजेडीज के साथ स्मार्टली मिक्स करती है, जैसे कि पार्लियामेंट्री अटैक, मुंबई का टेरर अटैक, कांदार हाईजैक। इन इवेंट्स को बिना ओवर ड्रामेटिक बनाए स्टोरी में इतनी स्मूथली ऐड किया जाता है कि ऑडियंस तुरंत इससे कनेक्ट हो जाती है। अब यहीं पर जो लोग हैं वो बढ़ जाते हैं, अगर ये फिक्शन है तो रियल इवेंट्स या क्लिप्स को क्यों यूज किया गया है। अब देखो ऐसा कुछ अलग तो आदित्य धर ने नहीं करा, और हॉलीवुड में तो ये बहुत ही कॉमन है, जहां पर रियल क्लिप यूज करी जाती है फिल्म के नैरेटिव को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए। अगर तुमने ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून देखी है तो उसमें अपोलो मिशन की रियल फुटेज यूज करी गई है। और धुरंधर का सबसे इनोवेटिव पार्ट है उसका प्रेजेंट करने का स्टाइल। मूवी 3.5 घंटे की है और ऑडियंस को लॉस्ट कर सकती थी बीच में, और जो ऑडियंस 30 सेकंड वाले शॉर्ट्स देखने वाली है वो 3.5 घंटे कैसे मूवी को सर्वाइव करती। इसीलिए इस मूवी को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल वेब सीरीज जैसा फील देती है, जो कि यंग ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि स्टोरी मॉडर्न थी, स्टाइलिश थी और एंगेजिंग भी लगती है। ऊपर से रणवीर सिंह का लार्जर देन लाइफ हीरो लुक, जिसके बाल भी नेचुरल हैं। और फिल्म में एक्शन जितना भी है वो शो ऑफ के लिए नहीं है, बल्कि स्टोरी और इमोशंस के लिए है। हर फाइट रॉ लगती है, इंटेंस लगती है, जो तुमको ये 3-3.5 घंटे फील ही नहीं होने देते हैं। और परफॉर्मेंस तो अच्छी है सबकी। रणवीर सिंह की इमेज रंगीला रणवीर से धुरंधर रणवीर में बदल गई। रहमान डकैत का कैरेक्टर अक्षय खन्ना ने जिस शिद्दत से प्ले करा है वो लाजवाब है। हालात तो ये है कि वो तो निकल गए रहमान डकैत से, पर रहमान डकैत उनके अंदर से नहीं निकल पाया। संजय दत्त तो खैर संजय दत्त ही प्ले कर रहे थे। और सबसे मजे की बात ये है कि सबसे पहले इस फिल्म को बॉलीवुड ने इग्नोर करा, और इतना गंदा इग्नोर करा जैसे कि वो चाहते ही नहीं थे इस बात को एक्सेप्ट करना कि ये फिल्म उसी इंडस्ट्री से निकल के आई है जहां से वो खुद आए हैं। किसी भी नॉन सेलिब्रिटी ने इस फिल्म के बारे में बात नहीं करी। जो मुझे याद है सबसे पहले जो नॉन सेलिब्रिटी निकल कर आया था इस मूवी के बारे में ओपनली बात करी थी वो थे ऋतिक रोशन। और फिर हमें पता चला कि 3 अंगूठों से टाइप तो नहीं
नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे और भी काफी डायरेक्टर्स एक्टर्स सामने आए, ओपनली इस मूवी को अप्रिशिएट करा, बट देखो साफ साफ दिखता है कि वो मजबूरी में कर रहे हैं, मन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर आती है ऑडियंस ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने ये फिल्म 4 से 5 बार थिएटर्स में देखी है। कैन यू इमेजिन, इन्होंने अपनी जिंदगी के आधे आधे दिन दिए धुरंधर के लिए। देखो इसके मेनली 2 रीजन रहे। पहला तो ध्रुव राठी, दूसरा इस फिल्म की जो रीवॉचेबिलिटी है ना वो काफी बढ़िया है। जब तुम ये फिल्म देखोगे तो तुम्हें हर बार कोई नई डिटेल पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल धुरंधर के नाम में अगर तुम देखो तो इसमें ऑकवर्ड गोड का भी रेफरेंस छुपा हुआ है। बहुत से डिटेल तो लोगों ने पहले ही निकाल लिए थे, बट जो डिटेल के भी डिटेल निकाले हुए हैं वो तब निकाले जब फिल्म नेटफ्लिक्स पे आई ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। पर नेटफ्लिक्स वालों ने गलती से जैक स्नाइडर का वर्जन अपलोड कर दिया था। बहुत ज्यादा ही डल था वो, मतलब हल्का सा अगर 19-20 होता तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बन जाती। फिर मैं सोचता हूँ कि नेटफ्लिक्स वाले कलर लाएंगे भी तो कहां से लाएंगे, सारे कलर तो इस झंडे में डाल दिए इन्होंने। और ये कोई टिपिकल हीरो वाली फिल्म नहीं है, ये एक्चुअली पावर के बारे में है और लोग पावर को पाने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में है। ये पावर में बैठे हुए लोग ही हैं, ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आम लोग कैसे भी बिना उनकी मर्जी के वॉर लड़ते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं। वैसे तो ये एक स्पाई थ्रिलर ही है, लेकिन अंदर से ये तुम्हें याद दिलाती है कि जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं, ये ग्राउंड लेवल से कभी भी स्टार्ट नहीं होते हैं। ये सब किसी बंद दरवाजे के पीछे गिने चुने लोग हैं और उनके बनाए हुए ये नैरेटिव हैं जिनके थ्रू वॉयलेंस को एक नोबल कॉज का नाम दिया जाता है। मूवी जानबूझकर क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती है कि वो किस गवर्नमेंट को डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रही है और किसको नहीं कर रही है। वो डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देती है, क्योंकि मूवी चाहती है कि आप उन डिसीजंस का वेट फील करो जो ड्यूटी, फेथ और नेशन के नाम पर लिए जाते हैं। धुरंधर कोई कंफर्टेबल मूवी नहीं है और वो बनना भी नहीं चाहती है। देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा बट वो एक अनईजी सी फीलिंग भी आएगी। ये दिखाती है कि पावर अक्सर प्रोटेक्शन के नाम पर छुपी होती है और बिलीफ को बहुत ही आसानी से गाइड या मैनिपुलेट किया जाता है। देखो बिलीव ऐसे काम करता है ना कि इसके बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है। हम आज जिंदा हैं क्योंकि हम किसी ना किसी बिलीफ में मानते हैं, क्योंकि वो हमें एक होप देता है कि आज नहीं तो कल हालात बेहतर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात है, पर प्रॉब्लम तब आने लगती है जब किसी एक को ऐसा लगता है कि वो जिसमें बिलीव करता है वही सबसे बेस्ट है और बाकियों के जो बिलीफ हैं वो या तो गलत हैं या फिर होने ही नहीं चाहिए। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि धुरंधर 2 19 मार्च को आके ही रहेगी, कोई धुरंधर नहीं रोक सकता उसको। और साथ ही में एज ऑफ नाउ टॉक्सिक भी रिलीज होगी सेम डे पर। एज अ रिजल्ट कंपैरिजन तो होना ही था, पर अब मैं क्या देख रहा हूँ ना कि लोगों ने फिल्म के बेसिस पर भी डिवीजन करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हमारे देश में पहले ही कम चीजों पर डिवीजन हो रहा है, तो लाओ मूवी के ऊपर भी डिवीजन कर देते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो जब भी इंडिया में कोई ऐसी फिल्म आती है ना जो एक नया बेंचमार्क सेट कर देती है, पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगने लगता है कि इससे पहले जितनी भी फिल्म आई हैं वो सब बेकार थी। और ये कौन डिसाइड करता है कि याली फिल्म देखने वाला छपरी है और याली फिल्म देखने वाला सिग्मा है? आई थिंक यही एक ऐसी फील्ड है जहां पर एक इंसान कई सारे ऑप्शंस रख सकता है और यहाँ पर लोग कितनी जल्दी चीजें भूल जाते हैं ये तुम इससे समझ सकते हो कि 2 महीने पहले सेम चीज धुरंधर के साथ भी लोग कर रहे थे। मूवी का टीजर आया, सब एक्साइटेड हो गए, म्यूजिक बढ़िया था, टीजर भी बढ़िया था, स्टोरी भी लोगों को ठीक ही ठाक लग रही थी जितनी भी समझ में आ रही थी टीजर देखकर। फिर क्या होता है, रणवीर सिंह का कांड हो जाता है, वो कांतारा वाला, और सब उसको हेट करने लगते हैं कि अब तो ये मूवी चल ही नहीं सकती है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ऐसे ही लग रहा था, बट मूवी अच्छी निकली, लोग उसको इग्नोर कर ही नहीं पाए। एज अ रिजल्ट आज भी मूवी थिएटर्स में लगी हुई है और पैसे कमा रही है। और लगता है कि इन क्रिटिक्स पे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, आज भी आटा नहीं मिला, बहुत दूर से आना पड़ता है आटा लेने के लिए। ड्राइवर गाड़ी निकालो और यश राज स्टूडियोज लेके चलो। So that's it for this video। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपना PR करवाने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है लोग मेरी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं और उनको व्यूज भी आ रहे हैं। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।